आज हमने इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 सीबीएसई का टॉपिक लिया है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर कंटिन्यूसली भी फ्लो हो रहा है और क्लोज पाथ अपना पाथ क्लोज कर रहा है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से वापस आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर पाथ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर दैट आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो एक्चुअली देखिए हमने यहाँ एग्जैक्टली क्या बनाया है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। तो ये जो ये है प्लस माइनस, जो है ये साइड प्लस होती है, ये साइड माइनस होती है। तो एक्चुअली ये आपका होता है सोर्स ऑफ बैटरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपकी बैटरी भी हो सकती है, या आपका सेल हो सकता है, या आपका जो आपका एसी जो सोर्स है। एक्चुअली बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये कौन से सोर्स है? ये डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स भी होते हैं। तो एक्चुअली आइदर ऑफ द केस में आप यूज़ करते हैं। जो घर में हम यूज़ करते हैं वो अल्टरनेटिंग सोर्स का यूज़ करते हैं, एसी सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ जो शो किया है, ये है आपका स्विच। जब आपका स्विच क्लोज होगा तब आपका करंट यहाँ से फ्लो करेगा। और ये आपका रेजिस्टर है। रेजिस्टर को लोड ऐसे भी कहते हैं। जैसे घर में मान लीजिए अगर आपने कोई फैन लगाया है या बल्ब लगाया है, टीवी लगाया है, तो इसको रोज लोड या रेजिस्टर कहते हैं। तो यानी कि करंट अगर देखा जाए तो प्लस से पॉजिटिव टर्मिनल से चालू हो जाता है और आके निगेटिव टर्मिनल पे क्लोज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं क्लोज पाथ या क्लोज लूप। तो ये जो क्लोज लूप में जब भी करंट फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारा दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब भी किसी वायर से चार्ज फ्लो हो रहा है, वो चार्ज गिनते हैं कूलम में। अगर पर सेकंड में, यानी कि हर सेकंड में कितना चार्ज उस वायर से पर यूनिट एरिया कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, ये जो एक्चुअली उसका यूनिट होता है कूलम। और टाइम को डिनोट करते हैं स्मॉल टी। तो स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। जो करंट होता है, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट होता है एम्पियर। चार्ज का यूनिट होता है कूलोम एंड टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो यानी कि जो भी चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है किसी वायर के थ्रू, तो यानी कि एक कूलम चार्ज अगर हम प्रिज्यूम करें, अगर एक कूलम चार्ज पर सेकंड किसी वायर से, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से अगर फ्लो हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस वायर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तीसरा हमारा कंसेप्ट है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करते हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अगर करेंगे तो दोनों साइड को हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू 1 कूलम। तो यानी इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अगर एक कूलम चार्ज अगर हम लेंगे कभी, तो उस चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करते हैं। तो एक कूलम है एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। हमारी चौथी कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन बाय आइदर बैटरी, सेल या पावर सप्लाई। पावर सप्लाई आपका डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। ये जो सोर्सेस है, दिस हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यानी कि अगर आपने जो भी मेटेलिक वायर लिया है या कंडक्टर लिया है, उसके अक्रॉस जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। और अगर उसका यूनिट में अगर देखें तो उसका यूनिट होता है वोल्ट। अगर जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल वी से लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। हमारी फिफ्थ कंसेप्ट है व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब भी हमारे पास मान लीजिए कोई तो ए पॉइंट है और ए पॉइंट के पास हमारे पास 1 कूलम चार्ज रखा है। अगर इस 1 कूलम चार्ज को अगर हमें यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है 1 कूलम चार्ज को, तो 1 कूलम चार्ज को
पॉइंट ए से अगर बी तक अगर लेके जाने के लिए अगर आपको उस पर वर्क करना पड़ रहा है 1 जूल, तो इस केस में जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो उसका डेफिनेशन है, इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ अमाउंट 1 कूलम from one point to another, then the potential difference is 1 volt. 1 volt. Then potential difference is called as a 1 volt. तो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो गिना जाता है वोल्ट में। तो उसका फार्मूला है वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय कूलम। वर्क को गिना जाता है जूल में, ऐसा यूनिट में, एंड चार्ज को गिना जाएगा, चार्ज को गिना जाएगा कूलम में। तो यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये इसका यूनिट आएगा वोल्ट का जूल पर कूलम। तो हम ऐसे इसको लिखते हैं जूल पर कूलम। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ये इसका यूनिट आ जाएगा। हमारा 6th कंसेप्ट है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अगर हम 6 वोल्ट बैटरी लेके अगर उसमें से अगर चार्ज पास करते हैं तो हर एक कूलम चार्ज के पास कितनी एनर्जी होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा इससे, वर्क इज इक्वल टू वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो हमें वोल्ट कितने दिए हैं, तो हमें दिया है 6 वोल्ट। चार्ज कितना है हमारा 1 कूलम। तो वर्क कितना आ जाएगा, तो वर्क आ जाएगा हमारा, वर्क इज इक्वल टू 6 इंटू अगर 1 कूलम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 जूल। यानी कि वोल्ट और कूलम, वोल्ट कूलम जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आपको क्या देंगे, ये देंगे वैल्यू जूल। तो एक्चुअली ये वोल्ट कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक इसमें हम यूज़ करते हैं, और जो भी हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है, तो मैकेनिकल प्रोसेस में हम जो एनर्जी है तो उसमें हम जूल में एनर्जी मेजर करते हैं। हमारा 7 नंबर का कंसेप्ट है रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है। इस केस में हमने कौन सी केस लिए है, कंडक्टर, यानी कि मेटल कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, मेटल कंडक्टर्स। तो अगर हम मेटल कंडक्टर्स की बात करें तो जो भी रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो, जो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया इस केस में, इनटू एल डिवाइडेड बाय ए। तो जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ अ वायर डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इस केस में क्या है कि जितनी अगर आप लेंथ लंबी लेंगे उतना आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल में है। इस केस में अगर आप जितनी मोटी वायर लेंगे तो एरिया आप जितना बड़ा लेंगे, जितनी मोटी वायर लेंगे या थिक वायर लेंगे उतना आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये जो रेजिस्टिविटी रहता है रो, तो रो क्या है, एक्चुअली जो रो है वो मटेरियल पे डिपेंड होता है, ये सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो हर एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। बस इतना ही है कि मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर पर्टिकुलर क्या ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रेजिस्टेंस जो, अगर मेटल कंडक्टर्स की बात करें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा। तो मेटल कंडक्टर्स क्या होते हैं कि ज़्यादा गर्म होने के बाद अच्छा से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो है ओहम। इसको ओहम ऐसे भी लिखने में हम ओहम लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, कंडक्टर अगर हम थिक लेते हैं या थिन लेते हैं तो कौन सा कंडक्टर विल अलाउ मोर इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एक्चुअली एक हमने ये वाला है, ये बड़ी मोटी वायर ली है और ये मान लीजिए पतली वायर ली है। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। तो इस केस में क्या हो जाता है, देखिए अगर मान लीजिए वो मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी सेम आ जाएगी। अगर हमें लेंथ के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर है। तो यानी कि जिसका भी एरिया ज़्यादा रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फार्मूला के एज पर फार्मूला। तो इस केस में अगर कोई भी मोटी वायर लेते हैं, अगर हम उसमें से सेम लेंथ की, और मान लीजिए दोनों वायर हमने सेम लेंथ की ली, इस केस में जो भी हमने सेम लेंथ की वायर मोटी ली है उसमें क्या होगा कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ज़्यादा होता है वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो मोटी वायर जो है, तो मोटी वायर ज़्यादा करंट को पास होने देगी। हमने 9 कंसेप्ट लिया है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इस पॉइंट ए और बी के बीच में मान लीजिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर इसके थ्रू अगर कोई करंट पास कर रहा है, मान लीजिए इसके थ्रू कुछ करंट आई पास करता रहेगा, तो ये जो करंट आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट ए बी। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम गिनते हैं वोल्ट में, तो यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी कि आप जितना जितना करंट बढ़ाएंगे उतना उतना वोल्टेज उन 2 पॉइंट के बीच में बढ़ जाएगा, ऐसा उसका कहना है। और एक्चुअली ये क्या होता है कि अगर हम V वर्सेस I का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यानी कि ये जो भी ग्राफ, इस ग्राफ को जो भी कंडक्टर्स या मेटल्स फॉलो करते हैं तो उसको ओमिक कंडक्टर्स ऐसे भी कहते हैं। तो यानी कि इस केस में क्या होता है कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो यानी कि V डिवाइडेड बाय I इक्वल टू R। तो हमें एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बाद जो कांस्टेंट मिला है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का काम रहता है कि अगर जब भी करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर थ्रू, तो उस करंट को ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का काम ये रेजिस्टेंस करता रहता है। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो एक सोर्स है कि जिसने करंट को प्रोड्यूस किया है। तो जितना ज़्यादा आपके पास सोर्स वोल्टेज रहेगा उतना उस सर्किट से आप उतना ज़्यादा करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है ओम्स लॉ। तो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करते हैं वोल्ट में, और जो करंट है आई जो है वो मेजर करते हैं एम्पियर में या SI यूनिट में। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। तो यानी कि वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम कहते हैं। ओम इज नथिंग बट वोल्ट पर एम्पियर। तो ये यूनिट है रेजिस्टेंस का। हमने प्रॉब्लम लिया है 10 नंबर का, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of a component decreases to half of its former value, what change will occur in the current through it। तो यानी कि हमने क्या कंसिडर करना है यहाँ, मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, A और B है। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली इस 2 पॉइंट के बीच में जो भी वोल्टेज था पहले, तो वो जो वोल्टेज है तो वो पहले V रहेगा, और जो नया वोल्टेज रहेगा V डैश वो कितना रहेगा, V/2 रहेगा। तो अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज को हाफ कर दे इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो जो नया करंट रहेगा इसमें क्या चेंज आएगा ये हमें पूछा है। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है राइट। अगर हम नया वोल्टेज ले ले तो क्या आ जाएगा, वो जाएगा V डैश इज इक्वल टू I डैश इंटू R। तो सेम मटेरियल है तो रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, तो वो तो वही रहेगा। अभी ये जो रेजिस्टेंस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V डैश डिवाइडेड बाय
आई डैश इक्वल टू आर, लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन 2 बोले और इसको इक्वेशन 1 कहे, तो अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 में भी क्या करना पड़ेगा हमें, v डिवाइडेड बाय आई इक्वल टू आर है, तो r इज इक्वल टू आर हम 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v बाय आई इज इक्वल टू v डैश डिवाइडेड बाय आई डैश। हमने क्या किया, 1 इज इक्वल टू 2 इक्वेशन को यहाँ रखा है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस का ही इक्वेशन है, ये भी रेजिस्टेंस का ही इक्वेशन है। तो यानी कि जो हमारा आई डैश हो जाएगा, आई डैश क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा हमारा वी डैश इंटू आई डिवाइडेड बाय वी। हमारा जो वी डैश है वो वी डैश कितना है, वी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय आई और डिवाइडेड बाय वी। यहाँ वी से वी कट गया, तो आई डैश की वैल्यू क्या आ गई, तो आई डैश की वैल्यू आ गई हमारी हाफ इंटू आई। तो यानी कि हमारा जो नया करंट रहेगा वोल्टेज हाफ करने के बाद, तो वो हाफ हो जाएगा करंट भी। हमारा 11 नंबर का कंसेप्ट है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। तो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय का हम इस्तेमाल करते क्या करते हैं, जब भी हमें टोस्टर बनाना है या इलेक्ट्रिक हीटर बनाना है या हमें कोई इलेक्ट्रिक आयन बनाना है, तो इस प्रॉपर्टी का, एलॉय की जो भी रेजिस्टिविटी है उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम वो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। क्योंकि जो एलॉयज होते हैं, तो एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ मच हायर देन द प्योर मेटल, एंड एट हाई टेम्परेचर आल्सो दिस एलॉयज डू नॉट गेट मेल्ट रेडिली, यानी कि वो आसानी से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होते। तो इसके लिए इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा लेकर हम क्या करते हैं, उसके अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयन हो गया, अपने आपका वाटर हीटर देखा रहेगा। तो जो भी पानी का वाटर हीटर होता है तो वो भी एग्जैक्टली इसी मटेरियल से बना रहता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयन के एलॉयज होते हैं वो एक्चुअली अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो अराउंड 2200 से लेकर 2500 फ़ारेनहाइट तक जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम डिग्री सेल्सियस में वही अगर आयन एलॉयज की बात करें तो वो जाते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जाता है तकरीबन 1205 से लेके 1370, यानी 1205 से लेके 1370 डिग्री सेल्सियस तक उनके मेल्टिंग पॉइंट तक जाते हैं। हमने 12 नंबर का कंसेप्ट लिया है। इसमें क्या है कि जब भी आपकी कोई भी मटेरियल है, अगर उस मटेरियल की अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो अगर उस मटेरियल के रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें उसका एक्चुअली रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहेगा। अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो एज ए कंडक्टर हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक्चुअली दो कंपोनेंट का हमने ये लिया, 2 एलिमेंट का हमने यहाँ ये लिया है रेजिस्टिविटी ऑफ आयन आता है 10 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी अगर हम मर्क्यूरी के देखें तो आ जाती है वो 94 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। तो देखिए एक्चुअली इस केस में आपको पता लगेगा कि रेजिस्टिविटी आयन इसके मर्क्यूरी के मुकाबले में बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट आयन इज बेटर कंडक्टर देन द मर्क्यूरी। तो एक्चुअली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें अगर कभी पूछा गया है तो इज मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप कह सकते हैं नो, मर्क्यूरी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसे इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर हम आयन की बात करें तो आयन की रेजिस्टिविटी कम होने के कारण एक्चुअली इट इज़ यूज्ड एज अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो आयन का हम इस्तेमाल कंडक्टिंग वायर्स वगैरह में करते हैं। 13 नंबर का हमारा प्रॉब्लम है, हमने यहाँ कंपैरिजन लिया है रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयन। सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और आयन की होती है रेजिस्टिविटी 10 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो हमें इससे ये पता लग रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो सिल्वर की सबसे लोएस्ट है। तो सिल्वर इसीलिए हम क्या करते हैं, सिल्वर को एज अ बेस्ट कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। बट सिल्वर को एक्चुअली हम वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह में इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी कॉस्टली मटेरियल, और कॉस्टली मटेरियल होने के कारण उसके चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो सेकंड नंबर पे जो भी हमारा कॉपर आता है, तो कॉपर को हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में
एज अ कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। बट ओवरऑल देखा जाएगा तो बेस्ट कंडक्टिविटी आपकी सिल्वर की ही आती है। हमने 14 नंबर की कंसेप्ट ली है, जब भी हमारे रेजिस्टर्स अगर सीरीज में ज्वाइंट होते हैं तो यहाँ हमारा रेजिस्टर्स है R1, R2, R3। तो अगर वो हमारे रेजिस्टर अगर मान लीजिए सीरीज में कनेक्शन है तो उनका जो R नेट है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है, वो आता है R1 + R2 + R3। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इससे हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर दूसरा सर्किट ले ले तो यहाँ एग्जैक्टली क्या है कि दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक्चुअली क्या है कि हमने रेजिस्टर लगाए, तो इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो अगर पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन का जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है एक्चुअली, यहाँ हमने 3 कनेक्शन लिया, 3 रेजिस्टर लिए हैं, तो उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो सब एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू R इक्विवेलेंट की आ जाएगी R1 R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 + R2 R3 + R1 R3। तो ये क्या है, ये आपका R पैरेलल है, और इस केस में ये है आपका R, इस केस में है आपका ये R सीरीज। तो सीरीज में क्या है कि सीरीज में जब भी आप जो भी रेजिस्टर है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए पैरेलल कनेक्शन दिया है और उनका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट के लिए आप तीनों का प्रोडक्ट करके डिवाइडेड बाय 2 का प्रोडक्ट उनमें करना है। तो ये आपका R पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है। पॉइंट नंबर 16 में हमने एडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन लिखे हैं। तो जब भी हम सीरीज कनेक्शन करते हैं रेजिस्टर का, तो अगर रेजिस्टेंस के अगर हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो हमें सेम करंट मिलता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। उसके बाद जो भी हमारा क्यूमुलेटिव या नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो इंक्रीज हो जाता है। एंड सर्किट कट ऑफ इफ एनी शॉर्ट सर्किट, मान लीजिए आपने दो या 3 मान लीजिए रेजिस्टर लगाया है, अगर उस रेजिस्टर में मान लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर में अगर फॉल्ट है तो आपका करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा। तो यानी कि जहाँ भी आपको एक्चुअली मान लीजिए कंपनीज वगैरह में जहाँ एक सर्किट के बाद दूसरा सर्किट ऑपरेट करना चाहिए, जो अगर पहले सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है तो अगर वो सीरीज में लगाए रहेंगे तो फ़ायदा ये रहता है कि आगे करंट पास नहीं होता है, जो भी आपका मान लीजिए प्रोडक्शन वगैरह लाइन है तो वहाँ आपका नुकसान नहीं होगा। अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन में फ़ायदा ये होता है कि हमें ईच रेजिस्टर अक्रॉस हमें क्या मिलता है, सेम वोल्टेज मिलता है, और इसमें क्या होता है कि हमें रिड्यूस रेजिस्टेंस मिलता है, रिड्यूस रेजिस्टेंस। तो यानी कि अगर हम क्यूमुलेटिव अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो ओवरऑल कम मिलता है, यानी कि आपका रेजिस्टेंस कम कर देते हैं पैरेलल कनेक्शन। एंड कैन ऑपरेट एनी डिवाइस एट एनी टाइम, यानी कि अगर आपको कौन सा भी डिवाइस अगर पर्टिकुलर एक टाइम पे लगाना है तो बाकी के डिवाइसेस बंद करके आप दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस आप रन कर सकते हैं। तो यही पैरेलल सिस्टम यूज़ करके हम जो भी हमारी घर की जो वायरिंग होती है, घर में हम जैसे हमें फ़ैन लगाना है फ़ैन लगा सकते हैं, जैसे हमें टीवी लगाना है टीवी लगा सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन है।